हेलो। स्पर्श आवाज आ रही? यस सर। कैसे हो बेटा? सर मैं ठीक हूँ। जी स्पर्श, सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस वगैरह करी, कुछ करा आपने? नहीं किया होगा ना? सर अभी डबल एंट्री दोबारा कर रहा हूँ। वो जो चैप्टर फाइनल पढ़ा अकाउंट। है आपको सबसे पहले वो करना चाहिए ना। अभी जो लास्ट पढ़ा है उसको भी तो रिवाइज करना होता है ना। यस सर। ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे तो कितनी दिक्कत होगी फिर आपको बाद में। हम्म। जी, तो ये स्टार्ट करेंगे। आज हमने सोचा है कि भाई थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारे पास थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी देखते हुए चलेंगे। ओके। ओके सर। तो आज हमारे पास जो थ्योरी में रह गया, आपको सिलेबस में कुछ पता है क्या क्या रह गया? मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। जी, ओके। ये देखिए बेटा, जो चीजें हमारे पास अभी रह रही हैं उसमें जैसे जो फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर 1, एक चैप्टर 1 था हमारा, याद है? तो चैप्टर 1 की जो है ना कुछ थ्योरी रह रही है हल्की फुल्की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे जी चैप्टर नंबर 3 पे, फिर आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, इसमें मैं कुछ चीजें बताता हूँ क्या क्या है। जैसे ये फर्स्ट जो था वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सब चीजें थी। इसकी अगर बात करें तो इसमें प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट वगैरह, यहाँ पे आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वगैरह। फिर आपके पास है IFRS, थोड़ा बहुत थ्योरी है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये थियोरेटिकल पोर्शन। और एक बीच में एक चैप्टर था बेटा, वो डेप्रिसिएशन के बाद आता है, वो है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये भी थ्योरी का 2 पेज का है, ये सारे 2-2 3-3 पेज के हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। ये ना प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये पढ़ेंगे ना आप, तो अब आपको सब कुछ इसमें समझ में आने वाला है। उसकी वजह ये कि पूरे अकाउंट्स का हमने अच्छे से देख लिया है, तो अब हमें कहीं पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? यस सर। सर आपने IFRS के बाद क्या लिखा है? IFRS के बाद IA, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS होता है वैसे तो। सर ये कौन सा वाला चैप्टर है? एक मिनट, आप अपने चैप्टर्स के नाम बताइए, फिर मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपकी बुक में क्या क्या है। इंडेक्स खोलिए। सर खोलिए सर, फर्स्ट से बताऊँ? हाँ, फर्स्ट से बताइए। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्लियर हो जाता है। बेसिक टर्म अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म ना, यस सर। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो हमें आता ही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जो अभी हम फोर्थ चैप्टर की बात कर रहे हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यही स्टैंडर्ड्स। है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये स्टैंडर्ड, ठीक है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री जो सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है एक चैप्टर, वो मतलब थ्योरेटिकल है, वैसे शायद पता नहीं हम लोगों ने किया है कि नहीं। सिंगल एंट्री डबल एंट्री तो करा था ना, कि डबल एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वगैरह। तो शायद डबल एंट्री तो नहीं हुआ था। अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, जर्नल यस। लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह, वो वही है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए इसमें एक और थ्योरेटिकल बात ले लेते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ओके, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ओके, ठीक है, और बताइए। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्सेज, ऑरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये अकाउंटिंग। वाउचर्स वगैरह हो गया है ना। बुक ऑरिजिन ऑफ ऑफ, ओरिजिनल एंट्री। हाँ ये जनरल। जर्नल एंट्री, यस सर। ठीक है, और बोलिए। अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग ऑफ GST, ठीक है, हो चुका है, ये तो उसके बाद कैश बुक, हो चुका है, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, हो चुका है, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस एंड एरर, ठीक है, बीआरएस, ठीक है, हो गया। डेप्रिसिएशन, हम्म प्रोविजन एंड रिजर्व, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हम्म कैपिटल एंड रिवेन्यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें से ना एक को कम से कम हम लोग स्टार्ट तो कर लें, ठीक है जी। चेतना, हेलो। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसी हैं बच्ची आप? All right, sir. चेतना, तहा और स्पर्श। देखिए अब हमारे अकाउंट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन बचे हुए हैं और एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं बेटा, ये अगर शुरुआत में आप पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत समझ में आएगा, फिर 10% 20% आएगा और ज्यादातर चीजें रह जाएंगी। अब देखिए आपको पूरी बात समझ में आएगी, आज का टॉपिक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में एक एक चैप्टर हमारा थ्योरी का कंप्लीट होगा, कभी कभी दो भी हो सकते हैं। तो आज हम सिर्फ आपको ये बताना था क्या क्या रह रहा है थ्योरी में। ये जो मैंने आपके सामने रखा है, ये थ्योरेटिकल चीजें रह रही है इसमें आपके। उसमें क्या है, ये एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे 2-2 3-3 4-4 चैप्टर पेजेस में तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको जितना जल्दी हम लोग कवर करेंगे और सबको कवर करेंगे। हमने जो पढ़ रखा थ्योरी के जो भी बचे हुए सब पढ़ेंगे, मतलब जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है उसको ही पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज मैं एक चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ और वो चैप्टर है बेटा हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर पे मत जाइए, वो आपके बुक में कोई सा भी हो सकता है और TS गढ़वाल में भी अलग चैप्टर है, लेकिन ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या, पहले उसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए अकाउंटिंग की जो बेसिस हैं वो दो तरीके के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। क्या दो तरीके के होते हैं, देखिए मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा जी, यहाँ से स्टार्ट करता है चैप्टर। आज हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। सर ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस हिसाब से अपने अकाउंटिंग को करता है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे एक अकाउंटेंट होता है और वो अकाउंटेंट बैठ के सारे हिसाब को लिख रहा होता है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो सारे अकाउंटेंट है ही नहीं, मतलब अकाउंटेंट रख नहीं सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे हमने सिंगल एंटर सिस्टम में पढ़ा कि अकाउंटेंट नहीं होता है तो वहाँ पे अकाउंट कंपनी जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है,
वो क्या करती है, उनका जो तरीका है वो ये है कि छोटे मोटे जो चीजें हैं वो तो छोड़ देती हैं, और जो मोटी मोटी चीजें हैं, किसको पैसे देने हैं या किससे पैसे लेने हैं, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करती है वो, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करती वो, है ना। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है बेटा, उसमें ये है कि देखिए अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो पर्पस है कि भाई हम इसका ना सही से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें और लॉस कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये दो पर्पसेस है मेन। ठीक है, इसके अलावा ये तो अकाउंटिंग के पर्पस हो गए प्रॉफिट और लॉस के। दूसरा जो पर्पस है वो हमारा ये है कि हम या तो फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशंस मालूम कर सकें। और वो कैसे मालूम चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन, वो पता चलेगा कि हमारे पास एसेट्स कितना है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, और हमारा जो कैपिटल है वो हमारे पास क्या है। एक तो प्रॉफिट लॉस मालूम चल जाए, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन मालूम जाए। ये है फाइनेंशियल पोजीशन, और इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कंपनी का जो मेन पर्पस है वो यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी बंदे को लेके बैठे और सारा हिसाब करे। ठीक है, तो कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग के। एक होता है बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस, और एक होता है एक्रूअल बेसिस। accrual basis of accounting। और एक है कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है जी, ये दो तरीके की अकाउंटिंग है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो ना क्या करती है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। क्रेडिट की चीजों को तो वो लिखती ही नहीं है। अब कैश ट्रांजैक्शंस आपको पता है कि दो तरीके की होती है, या तो इनफ्लो या आउटफ्लो, या पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, तो ये चीज लिखती है। इसमें क्या करते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जो जितने भी क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ये लोग लिखते ही नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड ही नहीं करते। और एक्रूअल बेसिस की जो अच्छी बात क्या है, वो ना कैश वाले भी लिखते हैं, कैश भी, वो जो क्रेडिट है उसको भी रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो ये कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है। इसको थोड़ा सा करके मैं सर आपको, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। जी फिर से मैं दोहरा देता हूँ बेटा। अकाउंटिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, और एक होती है बेटा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है उसमें होता क्या एक्चुअली में, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते, कहीं पे भी नहीं लिखते। और जो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है वहां पे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसा कब होता है और कहाँ होता है। जैसे आपने कई बार सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि वो लोग दुकानदार क्या करते हैं, उधार वाला लिखते हैं, नगद लिखते ही नहीं। तो उनका तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखा जाए तो वो है एक्रूअल, सॉरी सिंगल एंट्री सिस्टम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिस, मतलब किस तरीके से वो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो आपको मैं बताऊं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, हॉस्टल्स वगैरह, ये सब जो है ना, वो क्या करती है, जो क्रेडिट रह जाता है, जो उधार पे रह जाता है, वो उसको इनकम नहीं मानती। वो उसको इनकम तब मानती है जब वो पैसे मिल जाते, और जब वो सेल करती हैं, जब क्रेडिट सेल या क्रेडिट सर्विस देते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। ठीक है, तो मैं वापस से आता हूँ, आपको स्लाइड पे ले जाता हूँ और फिर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, ये रहा आपका स्लाइड। हाँ जी, तो देखिए हमने बात रखी कि भाई जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का, अगर अकाउंटिंग का मेन पर्पस अगर आप देखेंगे तो मेन पर्पस क्या है, ये पता लगाना कि प्रॉफिट कितना कमाया गया या कंपनी को कितना लॉस हुआ है पूरे एक साल के दौरान। ठीक है, इसको साथ साथ में आप नोट भी करते चलेंगे बेटा। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा, प्रॉफिट कितना कमाया आपने और कितना लॉस किया है पूरे साल में।
क्लियर है ये बात? तो नोट करेंगे और मुझे बताते चलेंगे। Yes, sir. ठीक है, okay. अब आते 1 हैं। minute. अच्छा, मैं ऐसा करूँ, इसका पीडीएफ आपको बोल सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, Okay, sir. है ना? वो ज्यादा बेहतर है, सही रहेगा ना? Yes, sir. अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा इसको। Okay, sir. एक थ्योरी है ना, इतना लिखते लिखते भी आप थक जाएंगे, और बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो मैं समझा देता हूँ और एक बार अच्छे से, और जहाँ डाउट हो प्लीज पूछेगा। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस था ये कि हम प्रॉफिट पता करें और लॉस पता करें कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को कितना का लॉस हुआ है। और साथ साथ में जो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट और लॉस को, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना है उसको डिटरमाइन करते हैं। किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? दो तरीके होते हैं, एक तो कैश बेसिस अकाउंटिंग या फिर एक होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। कुछ लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करके अपना प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, और कुछ लोग क्रेडिट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन लिखते हैं वो लोग, सिर्फ जो पैसा कैश में लिया दिया गया है उसी को लिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते वो लोग। और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, वो हर तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाले भी और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन तो दो ही होते हैं बेटा, एक कैश के होते हैं और क्रेडिट के होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है उसमें क्या चीज है, उसमें जो तरीका है वो ये होता है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है, या कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम आप ऐसा कह लीजिए, कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स जब किए आपने, ध्यान से समझेंगे, जब आपने ट्रांजेक्शन किया, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई हमने ना रवि को 2 लाख रुपए का सामान बेचा 1 तारीख को, और रवि ने बोला कि जफर भाई मैं ना इसका पैसा जो है आपको 5 तारीख को दूंगा। तो अब जो प्रॉब्लम है कि मैं क्या 1 तारीख को हिसाब लिख रहा हूं, अगर कि मुझे रवि से पैसे लेने हैं, ठीक है, अगर मैंने रवि को बेचा है 1 लाख रुपए का और मुझे रवि से पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब होता है कि भैया मैंने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए। और अगर मैंने ऐसा सोचा कि भाई देखो ऐसा है, रवि के पास मेरे 1 लाख बाकी हैं, लेकिन जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मैं उसको सेल नहीं मानूंगा। सेल हुआ है लेकिन मैं उसको सेल तभी मानूंगा जब वो पैसा आएगा। कई बार ऐसा होता है, घरों में देखा होगा आपने, कि आपने किसी दोस्त को 10 रुपए दिए और आपने, या किसी पे आपके पैसे बाकी हैं, तो घर वाले कहते हैं भाई जब तक वो देगा नहीं तब तक तो हम मान नहीं सकते कि वो देगा, उनका कहना होता है। तो ऐसे अकाउंटिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सोच के चलते हैं कुछ बिजनेसमैन, कि भाई देखो उधार क्या होता है, पैसे मिले ना मिले, इससे बेहतर है कि जब पैसे मिल जाए तब मानना कि भाई हाँ पैसे आए हैं, तब तो हाँ भाई सेल हुआ है। ठीक है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग की प्रॉब्लम ये है कि जब आप 1 तारीख को सेल करेंगे तो 1 को नहीं लिखेंगे सेल को, सेल को आप तब लिखेंगे जब 5 तारीख को वो पैसा दे देगा रवि आपको, तो सेल लिखेंगे। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग का रूल है। वो ये मान के चलते हैं कि जिस दिन हमने सेल किया क्रेडिट में, उस दिन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है और रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे भाई, जब कैश हमारा हमारे पास आ जाएगा तब। या फिर अगर मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा है, हमने खरीदा 1 तारीख को है, पेमेंट हम 10 तारीख को कर रहे हैं, तो हमें जो खरीदा है ना 1 तारीख को परचेज की एंट्री नहीं करेंगे, परचेज की एंट्री हम करेंगे जब हम लोग उसको क्या करेंगे बेटा, जब हम लोग उस पर पेमेंट कर देंगे। तो ये होता है इसमें कि भाई कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई जब हमारे पास पेमेंट होगा तब हम उसे मानेंगे कि भाई हमने पेमेंट करा है, इसका मतलब कि हमारे पास से पैसे गए हैं, हमारा परचेज हुआ है। अगर पैसे गए नहीं और पैसे आए नहीं, इसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन अब तक हुआ ही नहीं है। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग का कहना है। क्लियर? ओके सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें होता है क्या, एक प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो बताया पहली बार। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई पैसा आया नहीं और कोई पैसा गया नहीं, तो ये लिखता ही नहीं है। तो अंडर दिस सिस्टम एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन द पेमेंट और रिसीट्स आर मेयरली ड्यू। अगर आपका पैसा किसी पे बाकी है, या किसी से पैसे लेने या किसी को पैसे देने हैं, तो उसको कैश बेसिस अकाउंटिंग ना बेटा रिकॉर्ड भी नहीं करता।
अगर इसको फॉलो करेगा तो बंदा लिखेगा नहीं, इसमें सिंपल सा फंडा है, पैसा आएगा तो लिख दूंगा, पैसा जाएगा तभी सेल मानूंगा, तभी परचेज मानूंगा, उससे पहले मैं नहीं मानूंगा। क्लियर है? बताइए आप लोग को ये बात समझ में आएगी कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है? यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। No, sir. No. जी, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शंस को सेल करेंगे, जिस दिन आप परचेज करेंगे, अगर क्रेडिट पे सेल परचेज हो रहा है उस दिन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक आपका पेमेंट क्लियर ना हो जाए। ओके सर। अब आइए जी नेक्स्ट लाइन। इसमें दूसरी चीज क्या है कि जैसे आपने सेल की बात कही, जैसे मैंने आपको बोला कि रिकॉर्ड कब करेंगे, तो अब सेल को आप कब सेल रिकॉर्ड करोगे बेटा? जब पैसा आएगा। तो सेल तो रेवेन्यू होता है, तो इस लाइन को अगर हम इसी पूरे सेंटेंस को जो अब तक पढ़ा उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। रेवेन्यू यानी इनकम को इनकम आप तब मानेंगे, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब पैसे आ जाएंगे तब हम उसको रेवेन्यू मानेंगे। एक सिंपल सा ये कहना चाहते हैं कि सेल को सेल्स में आप रिकॉर्ड तब करेंगे जब आपके पास कैश आ जाएगा, नॉट एट द टाइम ऑफ सेल और चेंज इन ऑनरशिप। उस वक्त नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब आपने सेल किया था, या जैसे आपने सेल किया, ऑब्वियस सी बात है कि उसका ऑनर कौन हो गया, जिसने परचेज करा है वो ऑनर हो चुका है, हम उसके ऑनर नहीं है, लेकिन हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जब हमें वो पैसे देगा। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन कैश इज रिसीव्ड, नॉट एट द टाइम ऑफ सेल। क्लियर है बेटा? इसी बात को एक्सपेंस में भी ऐसे कहते हैं कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। एक्सपेंस को हम तभी एक्सपेंस मानेंगे जब हमने उसे पेमेंट किया हुआ। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट्स, जब पेमेंट हुआ होगा। समझ गए? और जब डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, एक बात कहता हूं, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में हम सेल्स को प्रॉफिट नहीं लेते, सेल्स को इनकम नहीं मानते, हम उस सेल्स को इनकम मानेंगे जिसका रिसीट हो चुका है, वो रेवेन्यू जो हमें मिल चुका है और वो एक्सपेंसेस जो हमने पेमेंट कर दिया है। अगर हमारे पास ये दोनों लिस्ट है तो उसको हम माइनस प्लस करके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके जी, अब आइए नेक्स्ट। सर अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग आपने प्रेफर करा कि भाई मैं अपनी कंपनी के लिए ना कैश बेसिस अकाउंटिंग करूंगा, वेरी गुड। तो ऐसी सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसी सिचुएशन में एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव इन एडवांस को आप लोग रिकॉर्ड नहीं करते या इसको एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दौरान देखा था कि जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्रूड इनकम होता है या इनकम रिसीव जो एडवांस होता है, आपको याद है कि हम क्या करते थे? इनको एडजस्टमेंट्स करते थे। एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग रह गया उसको खर्चे में ऐड करते थे और फिर इनकम कैलकुलेट करते थे, तब नेट प्रॉफिट निकाला करते थे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते थे बेटा? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस को आप माइनस करते थे। ऐसी इनकम जो हमारी इनकम हमें मिली नहीं है लेकिन हमारी किसी पे बाकी है तो हम इनकम में इसको ऐड कर दिया करते थे। कोई ऐसी इनकम जो हमें एडवांस मिल गई है तो हम उसको माइनस करते थे, और इन सब को माइनस प्लस करने के बाद जाके हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि भैया जब आप कैश बेसिस अकाउंटिंग से प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो मान लीजिए आपका कोई पैसा, कोई एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो उसको एक्सपेंस में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ एक्सपेंसेस एडवांस दे रखे हैं, 2017 में आपने 18 का पेमेंट कर दिया, तो आपने अगर पेमेंट कर दिया तो वो एक्सपेंस है, वो 17 और 18 का करने की जरूरत नहीं है, वो जितना भी पेमेंट है वो सारा का सारा एक्सपेंस मान लेंगे हम। आपकी कोई इनकम किसी पे बाकी है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको इनकम मानना ही नहीं है आपको। कोई पैसा आपका 2019 का पैसा 2018 में मिल गया तो 18 की इनकम मान लीजिए आप उसे। ऐसा कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है, वो कहता है पैसा आ गया, इनकम है भाई, चाहे वो एडवांस में क्यों नहीं आया हो। आपने एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिया, वो एक्सपेंस है, चाहे उसकी सर्विस ली हो या ना ली हो। इसका रूल ये है, कैश बेसिस कह रहा है पैसा गया तो एक्सपेंस है, और पैसा आया है आपके पास इनकम के लिए, चाहे वो एडवांस क्यों नहीं आ गया, तो आपकी इनकम है। बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर। जी Yes, sir. जी, कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि इनकी एडजस्टमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि आपने एडवांस दिया है,
आपको एडवांस मिल गया है, इनकी कोई भी एडजस्टमेंट्स कोई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके फायदे क्या हुए? सबसे पहली चीज को सिरदर्दी कम हो गई अकाउंटेंट को। फाइनल अकाउंट में देखो कितनी सिरदर्दी है, क्या एक्रूड रह गया, कितना प्रीपेड है, कितना आउटस्टैंडिंग है, प्लस करो उसे लाइबिलिटी में दिखाओ। ये कहते हैं टेंशन ना लो साहब, पैसे गए हैं, पैसे आपने रेंट के लिए, सैलरी के लिए, किसी चीज के लिए पेमेंट किया, परचेजेस के लिए पेमेंट किया, चाहे उसका सर्विस मिल गया चाहे सर्विस नहीं मिला, पेमेंट हुआ ना, चाहे एडवांस हुआ या पिछले साल का पेमेंट इस साल किया हो, आपने पेमेंट किया, वो इस साल के एक्सपेंस है। तो ये बहुत आसान हो गया ना, आपको सरदर्दी कम हो गई इसमें। तो इट इज अ सिंपल basis of accounting as the adjustments of outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income etc are not made। इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो भैया ये तो बहुत सिंपल हो गया। अच्छा सर, दूसरा, this is suitable for only those enterprises where most of the transaction are on cash। ऑब्वियसली बात है भाई, इसको कौन फॉलो करेगा बताओ, एक सोचो खुद ही, लॉजिक लगाओ यार। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लॉस को सही तरीके से निकालना चाहती है। अब आप खर्चे को, जो अगले साल का पेमेंट है उसको इसी साल आपने अगर पेमेंट कर दिया, अगले 5 साल का पेमेंट अगर मैं इस साल कर देता हूँ, उसको कह रहे हैं एक्सपेंस में ले लो, ये क्या बात होगी? तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पे एक दो ट्रांजेक्शन अगर ऐसे हैं, तब तो चलो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वो बहुत स्मॉल लेवल पे जो हो रहा है और उनके पास ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होता है, एक आध दो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है तो उसको भी आप वो इग्नोर कर देते हैं, वो क्लियर है, तो वहां तो ये चल जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस, सबसे पहली चीज कि देखिए, एक बात बताइए मुझे, आप दोनों जवाब दीजिए, आप तीनों, कि क्या इससे आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉस सही निकल पाएगा? अगर आपने खर्चे इस साल की इनकम निकालने के लिए अगले साल का भी एक्सपेंस इसी में लिख दिया, एडवांस इनकम को भी इनकम मान लिया, तो क्या करंट ईयर का सही प्रॉफिट निकल पाएगा बेटा? नो सर। नहीं निकलेगा। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल सही नहीं निकलने वाला ना, आसान जरूर है लेकिन ये प्रॉब्लम है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस, वो भी सही से नहीं बता पाएंगे भाई, जो पैसा आपने एडवांस किसी को दिया तो वो तो आपके लिए एसेट था, आपने एसेट्स में उसको दिखाया नहीं। आपको कोई पैसा इन एडवांस में मिल चुका है, लाइबिलिटी है आपके लिए, आपको लाइबिलिटी में दिखाना चाहिए, आपने लाइबिलिटी नहीं दिखा रहे उसको, तो इससे ना आपकी इनकम एक्सपेंस अच्छे से निकल गई, ना आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं आम जिंदगी में, ऐसे लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। जब छोटे मोटे दुकानदार हैं जिनकी पैसे किसी पे रह जाते हैं तो कहते हैं भैया जब तक आएगा नहीं उसको इनकम क्या मान के चलना, हाथ में आए तब तो माने इनकम, उसको हाथ में है ही नहीं तो फिर कैसे इनकम? तो ये मान के चलते, उनके तजुर्बे के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते, कई बार तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई अब नहीं मिलेगा वो। तो इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इट डज नॉट गिव अ ट्रू फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्यों नहीं देता? वही ऑब्वियसली बात, जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, हमारी इनकम किसी पे बाकी है, हमें कोई हमने एडवांस में किसी को दिया, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी, हम कुछ नहीं लिख रहे, तो ऑब्वियसली बात है वो तो गलत आएगा ही आएगा। ठीक है। और दूसरी चीज इसकी, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल्स आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप 9 महीने का एक्सपेंस लिख रहे हैं तो 9 महीने की इनकम लिखिए, अगर सेल्स आपके 12 महीने की है तो एक्सपेंस को भी 12 महीने कीजिए। और यही 12 महीने करने के लिए तो हम आउटस्टैंडिंग को भी ऐड कर देते हैं एक्सपेंस पूरा पता करने के लिए, कि पूरे 12 महीने का मालूम करो भाई, जो आउटस्टैंडिंग है जिसकी पेमेंट आपने नहीं करी उसको भी ऐड करो। इनकम में जो इनकम आपको नहीं मिला है, आपको 9 महीने का मिला, 3 महीने का बाकी रह गया, उसको भी इनकम में ऐड करो। तभी आपको मैचिंग एक्सपेंस कहता है कि जितने दिन का एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड दिखा रहे हैं उतने दिन का ही एक्सपेंसेस इनकम आप क्रेडिट साइड का दिखाइए। तो ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, ये तो इनकम इसको 4 साल आगे का भी मिला हुआ है वो भी इनकम में दिखा रहा है, और एक्सपेंस तो भाई आधा अधूरा दिखा रहा है, जो पेमेंट नहीं किया उसको भी नहीं दिखा रही है। तो इसकी ये दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम की प्रॉफिट लॉस सही नहीं बताता, दूसरी प्रॉब्लम जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं करता, या मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आसान जरूर है, सरदर्दी कम है इसकी। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे, ये हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग खत्म हो गया। अब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का क्या है कहानी बेटा? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बिल्कुल वही है जो हम अब तक पढ़ते हुए आए, हम लोग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग ही पढ़ रहे थे ना, हमने जो अकाउंटिंग कर रहे थे वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे थे, जस्ट अपोजिट कैश अकाउंटिंग। उसमें क्या था, हम लोग जो करते थे कि भाई अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको लिखते हैं हम लोग, अगर एडवांस इनकम है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसे लायबिलिटी मानते हैं, अगर हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे किया है तो उसको हम लोग एसेट्स मानते हैं।
अगर हमने कोई परचेज किया लेकिन पेमेंट नहीं करी, तो जिस दिन परचेज किया है उसी दिन हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट वाले दिन तो रिकॉर्ड करते ही हैं, लेकिन हम एक्सपेंस उसी दिन मान लेते हैं जिस दिन हमने परचेज किया। हम लायबिलिटी उसी दिन कंसिडर कर लेते हैं जिस दिन हमने क्रेडिट में परचेज किया। कोई सेल किया है क्रेडिट पे, हम सेल को 2 तारीख को सेल कर रहे हैं तो 2 ही को लिखते हैं। हम इंतजार नहीं करते कि जब पैसा आएगा तो करेंगे। ये है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। जो अब तक हमने पूरी अकाउंटिंग पढ़ी है वो बेटा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ी है हम लोगों ने। क्लियर? यस सर। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है? ये कहता है कि जो इनकम है बेटा, रेवेन्यू जो है इज रिकॉग्नाइज्ड, इसको रिकॉर्ड करेंगे आप व्हेन सेल्स टेक प्लेस, जब सेल्स हो जाए, या जब आपने ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, या आपका सर्विस हुआ है। ठीक है, वेदर द पेमेंट फॉर सच सेल इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, जब आप ये मत सोचिए कि पैसे आए हैं आपके या नहीं आए हैं, ये इस अकाउंटिंग में रिलेवेंट नहीं है कि पैसे आए या नहीं आए। जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड करना, ये कौन कहता है बेटा? ये कहता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। दूसरी इसकी क्या बात है बेटा? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की अच्छी चीज ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल्स जो होता है इसको ये फॉलो करते हैं। जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस को, इनकम को, पूरे जितने दिन का इनकम लिख रहे होते हैं उतने दिन का एक्सपेंस लिखते हैं। एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस हमने पेमेंट नहीं भी किए हो तभी भी लिख देंगे। हमने एक्सपेंसेस ज्यादा दिन का पेमेंट कर रखा है तो उसको कम कर देंगे, प्रीपेड इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग कह के। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या करता है बेटा? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है जी, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसको कंसिडर करता है, उसके बाद ही अपने इनकम स्टेटमेंट को बनाया जाता है ये। ठीक है जी, यहाँ पे बेटा एक्रूअल लिख दीजिएगा, ये एक्रूअल बेसिस लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, इसके फायदे की अगर हम लोग बात करें कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है जरा, तो आपको क्या लगता है इससे एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग से प्रॉफिट लॉस सही आएगा या नहीं आएगा बेटा? ये सही सही आएगा। सही आएगा। हमने एक्सपेंसेस सारे लिख रखे हैं, हमने जो पेमेंट किया वो भी लिख दिया, जिनकी सर्विस ली है वो भी लिख दी। अगर कोई ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो हम, अगर करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर की भी पेमेंट कर दी तो हम अपने एक्सपेंस से हटा देते उसे प्रीपेड कह के। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो बेटा बिल्कुल सही जो है अपना फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखाता है। ठीक है जी, it shows the complete picture of financial transactions of the business as it takes into the account the effect of the transactions relating to particular period। जितने दिन का भी आप निकालेंगे उसमें सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, आउटस्टैंडिंग के भी, प्रीपेड के भी, एडवांस के भी, एक्रूड के भी, सारे एडजस्टमेंट्स इसमें किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट और लॉस या फाइनेंशियल पोजीशंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कह लीजिए आप, ये जितने दिन का भी आप निकालेंगे वो करेक्ट निकलेगा, सही निकलेगा। ये इसके फायदे हैं बेटा। नुकसान क्या है? नुकसान ये कि सर टेंशन बहुत हो जाती है इसमें। ये जितना कैश बुक या कैश बेसिस अकाउंटिंग जितना सिंपल था ना बेटा, उतना सिंपल नहीं है बेचारा, ये मुश्किल काम है थोड़ा सा। ठीक है, इसको जूनियर स्टाफ भी नहीं कर सकता, इसके लिए सीनियर स्टाफ बैठेगा। अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज टू लेंथी, इसमें बहुत वक्त लगता है इसको अकाउंटिंग करने में। हर तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके हिसाब से हर तरीके के लेजर भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है हमारा, समझ में आई बात? इससे आप बहुत जल्दी अगर आप चाहें कि फटाफट चलो भाई आज प्रॉफिट लॉस निकाल लें, तो ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा जो आपने रिकॉर्ड किया है, ये जो रिकॉर्ड आपने नहीं किया है। क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे कुछ उसके उन दोनों में डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो पहला सिचुएशन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आप मुझे बताएंगे एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है? 2 टाइप के ट्रांजैक्शन, कैश वाले, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट, दोनों रिकॉर्ड करते हैं। और कैश बेसिस अकाउंटिंग बच्चे? कैश सर ओनली कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इनको आप देखिए तो बोथ द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होता है बेटा? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, इन सब की इसके अंदर एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ आर
अकाउंटेड मतलब इसको रिकॉर्ड किया जाता है, और नॉट एडजस्टेड इसमें एडजस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद आइए प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें कि भैया इसका जो प्रॉफिट लॉस है एक्रूअल में क्या आएगा बेटा, सही आएगा या गलत आएगा? सही आएगा। और बेटा कैश बेसिस में? गलत। तो बेटा इसमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट कर पाते हैं। लेंथी जरूर है, टाइम ज्यादा खराब होता है, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए होता है, और इसमें क्या होता है, हमसे करेक्ट प्रॉफिट लॉस तो नहीं निकल सकता। लीगल पोजीशन अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से बताइए ज्यादातर लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे? मान लीजिए आपने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रखा है स्पर्श, आप ये सोचिए, और चेतना ने कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रखी है, और उसकी कंपनी का जो प्रॉफिट है चेतना का वो मुझे ज्यादा दिख रहा है, मुझे कंपनी खरीदनी है आप दोनों में से किसी एक की, तो मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए भाई? सर एक्रूअल बेसिस। जिसने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करी होगी उसका प्रॉपर अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा होगा। कैश बेसिस में क्या है, एडवांस इनकम को भी इनकम दिखा रखा होगा, जो इसने एक्सपेंसेस पे नहीं किए उसको एक्सपेंस में दिखाया ही नहीं होगा, तो वो तो ओवर वैल्यूड हो सकता है या अंडर वैल्यूड दिखेगा। ठीक है, तो लीगल पोजीशन लोग किसको पसंद करेंगे लीगली? अगर देखा जाए तो एक्रूअल बेसिस को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो कंपनीज एक्ट भी कहता है कि आप अपने कंपनी की जो अकाउंटिंग है बेटा वो एक्रूअल बेसिस ही करेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग की कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसी तरीके ज्यादातर लोग किसको एक्सेप्ट कर रखे हैं, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को, और इसको जो है बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, और शायद ही मतलब आप ये समझ लीजिए जिनके यहाँ अकाउंटिंग का बहुत कोई मतलब ही नहीं है, वही लोग इसको फॉलो करते हैं। सुटेबल किसके लिए है ये हर तरीके की कंपनी के लिए सुटेबल है, जो चाहे उसको रिकॉर्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन इसको ना ज्यादातर अगर करना भी कोई चाहेगा तो कौन? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स वगैरह, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। ये क्या करते हैं, देखिए ये लोग ना एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस कर सकते हैं, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। यहाँ क्या है कि भाई अब मान लीजिए किसी का ना पर्ची कटती है हर महीने की 2000 रुपए की, किसी की चंदे की जाता है वो अपने धर्मस्थल, कोई आपकी सोसाइटी है वहां से पेमेंट होती है उसकी। अब एक बंदा नहीं दे रहा है, तो अब मान लीजिए कि ये लोग मंदिर मस्जिद के जो मैनेजमेंट है ये लोग बैठ के बोलने लगे भाई साहब आप पे पैसे मेरे उधार चल रहे हैं, आप पेमेंट कर दो, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए जिसने दे दिया ठीक है जी, जिसने नहीं दिया वो नहीं देंगे, हम यही सोच के चलते हैं। अगर वो आउटस्टैंडिंग का बनाने लगे तो पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने डोनेशन पिछली बार दिया था या जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रहे थे और जिन्होंने पेमेंट कर रहे थे इस बार नहीं कर रहे होंगे अपने, तो उसमें ये लोग फॉलो नहीं करते इसको कि किस पे रह गया किस पे नहीं रह गया। ठीक है, एक्सपेंसेस की सिचुएशन में इनको करना चाहिए, उसमें भी नहीं करते। क्लियर है बेटा? यस सर। अब मैं आपके सामने कुछ बातें और रखता हूँ, एक मिनट, जो आपको और कुछ क्लियर हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि पूरा पूरा चैप्टर आपको वैसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस इतनी ही बात थी बेटा, इससे ज्यादा नहीं थी। बस मुझे इसमें कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको समझाऊं। देखिए सर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स क्या होता है? वो मैं आपको उसको भी डिस्कस करूंगा, आप बेफिक्र रहो। अब थ्योरी हमने पकड़ी है ना, तो सारी चीजें डिस्कस होगी, मैंने लिख ली थी वो आपकी। ठीक है ओके सर। जी, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा होगा आपने, है ना? यस सर। ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक लफ्ज में बोलना चाहूँ तो जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर के लिए जो पेमेंट करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और लेकिन वही चीज जो आपने रेंट सैलरी वेजेस के लिए पेमेंट किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आइए जी। सर मैं इसी चैप्टर में बात कर रहा हूँ, इसी चैप्टर में जो डिफरेंस की टेबल दी हुई है उसमें ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसी में दे रखा है आपको यस सर। कैश बेसिस अकाउंटिंग। एक पहले मैं इधर बताऊं, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भाई हमने सेल किया, ठीक है, अब सेल है मेरा 2 लाख रुपए का, आउट 2 लाख रुपए का सेल है, जिसमें से आप ये मान लीजिए टोटल सेल 2 लाख का है बेटा, जिसमें से 20,000 जो है ऑन क्रेडिट है। ठीक है जी, पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। दूसरे पॉइंट पे हमने परचेज किया बेटा
परचेजेस किया हमने 1,50,000 रुपए का, और जिसमें से 30,000 रुपए जो है ना बेटा ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज किया था। ठीक है, अब आइए जी थर्ड पॉइंट पे, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं पे किए हमने, वो एक्सपेंसेस है बेटा 50,000 के एक्सपेंसेस हैं, और कुछ आउटस्टैंडिंग रह गए, कुछ की पेमेंट हमने नहीं करी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹30,000, ये आउटस्टैंडिंग रह गए। ठीक है जी, आपको प्रॉफिट बताना है। ठीक है, दोनों मेथड से प्रॉफिट बताना है आपको, कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कैश बेसिस के हिसाब से, कैश बेसिस के हिसाब से, ये तो ऊपर लिखे रखा है मैंने, खैर, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जी। कहानी समझ में आई? आपको बताना है साहब प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एज पर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। जी बता सकते हैं, मैं आपको टाइम देता हूं। ओके सर। सर ये जो क्रेडिट सेल है वो 20,000 की, वो 2 लाख में इंक्लूडेड है या फिर नहीं? हाँ बेटा, वो 2 लाख में इंक्लूड है ना, उसीलिए तो बोला कि उसमें से ब्रैकेट में लिख के देखा। तो फिर सर परचेजेस में 30,000। एक मिनट, सेल जो है 2 लाख का, उसमें 20,000 रुपये क्रेडिट सेल है 2 लाख में से।
और सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो 50,000 से अलग है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 50,000 से अलग, एक मिनट। हाँ जी, वो आपने पे करा है, ये आपकी पेमेंट है, पेड वर्ड लिख रखा है, ये पेमेंट हो चुकी है आपकी, ये ओके पेड सर। है, और ये आउटस्टैंडिंग है। कर लिया बेटा, जितना आपने किया। हेलो, चलिए जी मैं आपको बताऊं, आइए यहाँ पे लिया मैंने पहला कैश बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी बेटा, कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से अगर मैं रेवेन्यू देखूं कि कमाई कितनी है मेरी, तो मैं सिर्फ देखूंगा 2 लाख में से जो 2 लाख का टोटल सेल्स हुआ है, उसमें 20,000 रुपए जो है ना बेटा वो मेरे क्रेडिट है, तो उसको हटा दिया मैंने, तो टोटल जो सर इनकम आई है, 10,000 का आएगा प्रॉफिट। अच्छा, टोटल 1,80,000 का सेल हुआ है। फिर मैं आता हूँ एक्सपेंसेस के नाम पे, एक तो परचेजेस है मेरा, ठीक है ये एक्सपेंस है। तो परचेजेस में जो 1,50,000 है, उस परचेज टोटल परचेज में से मुझे 30,000 रुपये हटा देने हैं। तो ये परचेजेस जो है आया बेटा, वो आया हमारा 1,20,000 रुपये। फिर कुछ एक्सपेंसेस और हैं, उस एक्सपेंस में मैंने सिर्फ कितना दिया है, 50,000 की पेमेंट करी है। तो टोटल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो 1,70,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, और 1,80,000 का वो था। तो टोटल जो प्रॉफिट आया वो कितना आया बेटा, वो आया 10,000 रुपये। बताइए, बात समझ में आ गई आपको? बोलिए बच्चे। स्पर्श, सर एक बार दोबारा बता दो, मेरे पास आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ मैंने बोला आपको समझ में आया। देखिए 10,000 प्रॉफिट आया, आपने भी शायद यही निकाला था। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. जी, जितना क्लियर है आपको ना। ये हो गया हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग। ओके, अब आइए बेटा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें, तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या करता, वो कहता एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हाँ जी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें कह रहा होता है कि देखिए जो आपका रेवेन्यू है उसमें कैश और क्रेडिट टोटल आप ले लीजिए, टोटल 1,50,000 ही आएगा। और जो परचेजेस है आपका, वो आपका है बेटा कितना है, वो है आपका परचेजेस है, नहीं ये था 2 लाख रुपए आई थिंक, हाँ जी।
जो परचेजेस है बेटा वो है 1.5 लाख रुपए, थी पूरा पूरा 1.5 लाख रुपए आप मान लीजिए। और जो एक्सपेंसेस है आपका, वो एक्सपेंसेस है, एक तो आपने जो पे कर दिया वो भी एक्सपेंस मानेंगे हम, और जो आपने 30,000 रुपए की पेमेंट नहीं करी वो भी हम लोग एक्सपेंस ही मानते हैं। तो टोटल कितना हो गया जी, ये हो गया जी 2,30,000 रुपए के टोटल एक्सपेंस हो गए। ये रेवेन्यू कितना था सर, ये था सिर्फ 2 लाख रुपए। इसको जब माइनस किया आपने तो क्या आ गया जी, ये 30,000 रुपए का हमारे लिए क्या आया, लॉस आया। बताइए क्लियर है ये आप लोगों को? तो रेवेन्यू तो 2,20,000 का होगा ना? 2,20,000 क्यों बेटा, उस 20,000 में इंक्लूड था ना वो, तो 2 लाख में इंक्लूड था ना वो। ये 2 लाख जो है हमारा टोटल इनकम था ना, टोटल सेल्स था ना, तभी तो हमने इस 2 लाख में से ये माइनस किया था, याद कीजिए। यहाँ पे यस 2 सर। में से 20 क्यों माइनस किया था हमने, इसी जगह चक्कर में तो हमने माइनस किया था इसको। यस सर। ठीक है, तो ये रेवेन्यू हो गया हमारा 2 लाख का, और ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए 230 के इस बार, और टोटल लॉस आ गया। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए जी। तो बस बेटा आज के लिए हम यही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक चैप्टर पकड़ेंगे थ्योरी का, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका ना आपको पीडीएफ सेंड करवा देता हूँ सर से, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, 1-2 क्वेश्चन, तो वो भी सेंड कर दूंगा आपको। आप ओके सर सर। को बोल दीजिएगा आधे घंटे बाद तो मिल जाएगा जी बेटा। Yes, sir. ठीक है, ओके, बाय बच्चे। Bye. बाय सर।